Hello students, how are you all? Today in this lecture, we are going to discuss electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. So this is our next periodic property after ionization energy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? तो इस टर्म को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी चेंज। तो अब डेफिनेशन जो है वो इसी मतलब से आ जाती है, किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब जो एनर्जी चेंज हमें देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किसी एलिमेंट ए का एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये एनायन बन जाएगा। और ऐसा करते टाइम जो भी एनर्जी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये सिंबल हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, डेल्टा एच ई जी। अब ये जो एटम है ये आपको गैसियस स्टेट में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा सॉलिड्स में और लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरैक्शन होता है, तो वहां पर एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, एक सिंगल एटम को अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो एटम्स अलग कब हो जाते हैं? जब गैसियस स्टेट में उनको कन्वर्ट किया जाता है तो वो सब अलग हो जाते हैं एटम्स। तो इस वजह से यहां पर हमें एटम को गैसियस स्टेट में लेना है और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो अब यहां से हम डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी evolved or absorbed when an electron is added to an isolated gaseous atom to form anion. Then this is called electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy का सिंबल क्या है? It is represented with डेल्टा एच ई जी, ये इसका सिंबल रहेगा। अब देखो डेफिनेशन में हमने क्या बोला, या तो एनर्जी इवॉल्व होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो किसी एटम में और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो वहां पर डेल्टा एच ई जी जो है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो ये भी हम नोट कर लेते हैं, इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल देखो, हीलियम। हीलियम के अंदर जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये क्या बनाएगा? हीलियम का आयन बनाएगा। और जब ये चेंज होता है उस टाइम पर एनर्जी चेंज हमें मिलता है +48 किलोजूल पर मोल। तो डेल्टा एच पॉजिटिव आने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। दूसरी तरफ अगर एनर्जी इवॉल्व होती है, इफ एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा एच ई जी क्या रहेगा फिर? इट विल कम आउट टू बी नेगेटिव। इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये बनाता है हाइड्राइड आयन। और यहां पर जब आप डेल्टा एच ई जी देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा -73 किलोजूल पर मोल। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए जिसमें हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो समझ जाओ एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो समझ जाओ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो ये हो गए एग्जाम्पल। अब हमें ये देखना है कि इस एटम के केस में ये वैल्यू नेगेटिव क्यों आई और इस एटम में ऐसा क्या था कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो गई। तो इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, आप अपनी कॉपी में पूरा लिख लेना इसको, या इसको आप डेल्टा एच ई जी भी लिख सकते हैं। तो सिंबल यूज कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। डेल्टा एच ई जी, द फैक्टर्स अफेक्टिंग। चलिए, सबसे पहला फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करता है, दिस इज एटॉमिक साइज। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है एटम में, तो ये एटम अगर पहले से रेडी है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर इजीली ऐड हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ये एटम ऐसा है कि इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और तुम्हें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो फिर क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इनके चारों तरफ ये एग्जिबिट करते हैं वो ज्यादा होता है, तो इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ज्यादा जल्दी होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो छोटे एटम्स होते हैं साइज में, एटम्स हैविंग स्मॉल एटॉमिक साइज या फिर कह लो एटॉमिक रेडियाई, exhibit greater effective nuclear charge, hence they attract the incoming electron and show मोर नेगेटिव डेल्टा एच ई जी। तो ऐसे एटम्स जिनकी एटॉमिक रेडियाई छोटी होती है उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, ज्यादा फोर्सफुली या पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें ज्यादा नेगेटिव देखने को मिलती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो F नेगेटिव आयन बनाएगा। इसका अगर आप डेल्टा एच ई जी देखते हैं तो -328 किलोजूल पर मोल ये वैल्यू देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम लिथियम जो है, जो इसी के पीरियड का एलिमेंट है, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके Li नेगेटिव आयन बनाए तो यहां पर वैल्यू हमें देखने को मिलती है -60। तो देखो, लिथियम और फ्लोरीन एक ही पीरियड के एलिमेंट है, लेकिन लिथियम की साइज बड़ी होती है और फ्लोरीन की साइज जो है वो छोटी होती है। तो इसकी साइज कम है लेकिन इसके अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा है। प्रोटॉन्स ज्यादा रहेंगे तो ये Z इफेक्टिव ज्यादा दिखाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो अपने सराउंडिंग के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसको ये ज्यादा पावरफुली क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इस वजह से इसकी डेल्टा एच ई जी जो है वो ज्यादा नेगेटिव है। दूसरी तरफ लिथियम है। अब लिथियम भी उसी पीरियड का एलिमेंट है, इसके अंदर भी 2 शेल होते हैं, इसमें भी 2 शेल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये साइज में छोटा है और ये साइज में बड़ा था।
तो क्योंकि ये साइज में बड़ा है इस वजह से इसका Z इफेक्टिव कम है। Z इफेक्टिव कम होगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए इसके पास आ रहा है, उसके ऊपर Z इफेक्टिव जो है वो ज्यादा नहीं लगा पाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं लगा पाएगा, तो इसको ये ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम यहां पर ऐड करेंगे तो हमें उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती हुई नहीं मिलेगी जितनी इस केस में मिली। तो ये रीजन था, एटॉमिक रेडियाई बड़ी होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसको इजीली ऐड करना जो था वो डिफिकल्ट था, तो इसी वजह से एनर्जी कम हो जाती है। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच ई जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितनी कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा, और एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम। इसी से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका रिलेशन भी बता सकते हैं। जिसकी एटॉमिक साइज छोटी होती है उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए, तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। छोटे एटम्स जो होते हैं उनका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, इसी वजह से वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं, और दिस लीड्स टू ग्रेटर रिलीज ऑफ एनर्जी। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पे। सेकंड फैक्टर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख लो। तो जैसा कि अभी आपको बताया था, एटम्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्लेटर्स रूल से हमने कैलकुलेट करना सीखा था। तो एटम्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव exert greater force of attraction on the incoming electron, and hence they have more negative delta H Eg। तो यहां पर भी सेम एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जो हमने एटॉमिक रेडियाई के केस में दिए थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। अगर आप किसी एटम के अंदर इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव जो काम कर रहा है एटम के अंदर वो कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इफ मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द inner shell then it leads to decrease in effective nuclear charge and increase the shielding effect on the incoming electron. As a result, the delta H Eg, that is electron gain enthalpy, decreases. Decreases का मतलब becomes less negative. तो जितने ज्यादा अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे उतना ही Z इफेक्टिव जो है, तो सपोज ये हमारा एटम है, इसके अंदर ये 3 शेल्स हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, हमारा Z इफेक्टिव जो काम कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है,
लेकिन हम क्या करते जा रहे हैं, हम अंदर वाले शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है बाहर से, इसके ऊपर Z इफेक्टिव की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और Z इफेक्टिव कम हो जाएगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड फैक्टर। तो ये सभी फैक्टर जो है अगर हम इसको ध्यान से पढ़े तो सभी एक ही चीज से एक्सप्लेन हो जाते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो हम एटॉमिक रेडियस का फैक्टर भी इजीली समझा सकते हैं, और हम यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला ये फैक्टर भी इजीली समझा सकते हैं। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आइडिया अगर आपको लग जाता है तो आप इन तीनों चारों फैक्टर्स को इजीली रिलेट कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट फैक्टर पे। लास्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखो बच्चों, यहां पर कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है। ऐसे एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हम उनकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एटम्स हैविंग फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन या फिर हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, फुल स्टॉप। व्हेन electron is added to these atoms, then stability is lost, तो stability खत्म हो जाती है। Hence these atoms resist addition of electron, so energy is required। और एनर्जी रिक्वायर्ड है इस वजह से therefore डेल्टा HEG is पॉजिटिव। तो अब देख लो इसके कुछ एग्जांपल्स जिसमें ये कन्फिगरेशन वाला फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव बना देता है। एक एग्जाम्पल हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं हीलियम का। हीलियम जो है ये एक नोबल गैस होती है और इसका कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2। तो फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन है और ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसके पास स्टेबिलिटी है ऑलरेडी। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं इसके अंदर तो इसका कन्फिगरेशन जो है वो कैसे हो जाएगा, लिथियम के जैसा, और ये बन जाएगा अनस्टेबल। तो कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है मतलब इसके पास एनर्जी कम है, लेकिन तुम उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और इसको अनस्टेबल बना रहे हो, मतलब तुम इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हो। तो एनर्जी पहले कम थी, स्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, तो ये वाला डायग्राम बन गया। ये एटम जो है वो पहले कम एनर्जी का था, अब इसकी एनर्जी हमने बढ़ा दी। तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इस एटम को। तो आप कम एनर्जी से उसको ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में पहुंचा रहे हो, तो यहां से यहां पहुंचा रहे हैं, तो हमें इतना डिफरेंस जो है वो खुद सप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से इसका डेल्टा HEG जो आता है इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो हीलियम के केस में हम ये इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चलिए ऐसे ही एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के एटम में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये बनाएगा N- आयन। अब इसका कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3। ये कैसा कन्फिगरेशन है, हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन। हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन क्या होते हैं, इनके पास भी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल कन्फिगरेशन माना जाता है इनको। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। स्टेबिलिटी खत्म, हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन नहीं बचा, मतलब अनस्टेबल हो गया।
तो कोई चीज स्टेबल है इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है, इट हैज लो एनर्जी। लेकिन अगर मैं उसको अनस्टेबल बना रहा हूं इसका मतलब मैं उसकी एनर्जी बढ़ा रहा हूं। तो लो एनर्जी से अगर हाई एनर्जी में जाना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फाइनल एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल एनर्जी कम है, इस वजह से डेल्टा एच ईजी इज पॉजिटिव। यहां पर भी फाइनल एनर्जी ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए जिसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलती है। यहां पर डेल्टा एच ईजी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 48। डेल्टा एच ईजी इज प्लस 48 किलो जूल पर मोल, और यहां पर डेल्टा एच ईजी कितना आता है, प्लस 31 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है फ्लोरीन से। तो मैं आपको डाटा लिख के दे देता हूं। फ्लोरीन जो है इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये बनाता है F नेगेटिव आयन, लेकिन क्लोरीन इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ये भी Cl नेगेटिव आयन बनाता है। फ्लोरीन साइज में छोटा था, क्लोरीन साइज में बड़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि अगर छोटा एटम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव आएगी। तो होना तो ये चाहिए था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है -328 और क्लोरीन की आती है -349 किलो जूल पर मोल। तो अब हमें इसका रीजन जो है वो बताना है। तो देखो बच्चों, वेरिएशन लिख लो। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले ये लिख लो वेरिएशन, कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरीके से वेरी करती है। सबसे पहले वेरिएशन इन ग्रुप, ग्रुप में किस तरीके से वेरी होती है। तो ग्रुप का मतलब है मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम की साइज बढ़ती जाती है, एटम की साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, डेल्टा एच ई जी डिक्रीजेस। डिक्रीजेस का मतलब बिकम्स लेस नेगेटिव। तो जो छोटा एटम है जो ऊपर रखा हुआ है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी और नीचे वाले की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होगी। ये वेरिएशन देखने को मिलेगा ग्रुप के अंदर। पीरियड में क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो एटम की साइज छोटी होती जाती है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, तो डेल्टा एच ई जी क्या आएगा, डेल्टा एच ई जी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, तो ग्रुप में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन कहां होती है, दे आर द मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप दैट इज हैलोजेंस। हैलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं ये। तो हमने क्या लिखा है यहां पर, ऊपर से नीचे आएंगे तो डेल्टा एच ई जी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों एलिमेंट 17th ग्रुप के एलिमेंट हैं। फ्लोरीन साइज में छोटा है, क्लोरीन साइज में बड़ा था, तो इसकी डेल्टा एच ई जी मोर नेगेटिव होनी चाहिए थी और इसकी डेल्टा एच ई जी लेस नेगेटिव होनी चाहिए थी। लेकिन डाटा जो है वो हमें कुछ और ही बात बता रहा है, तो हमें अब इसका एक्सप्लेनेशन देना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। ये एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, दिस इज एन एक्सेप्शन। तो इसको आप जो है वो याद रखना, ये सवाल जो है वो बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। फ्लोरीन जो है इसकी साइज छोटी है,
इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p5। तो ये हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है फ्लोरीन एटम का, इसमें 9 प्रोटॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस अंदर वाले शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर वाले शेल के अंदर है। अब देखो, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आने वाला है, जिसको हम ऐड करने वाले हैं इस फ्लोरीन के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर इस आउटर शेल के अंदर क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको जगह देनी पड़ेगी। इसको जब जगह यहां पर दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे थोड़े से। भाई एक बेंच है, उस बेंच के ऊपर ऑलरेडी 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तीसरा बच्चा और आके अगर बैठेगा तो इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब साइज जो है वो उतनी ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो वही होता है फ्लोरीन के एटम में। फ्लोरीन का एटम जो है वो साइज में छोटा है, नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको यहां पर अकोमोडेट करना है, एडजस्ट करना है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। स्पेस बनाने के चक्कर में ये क्या हो जाएंगे, ये पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन इंक्रीज। तो क्योंकि फ्लोरीन का एटम साइज में काफी छोटा होता है इन सभी हेलोजेंस में से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसके अंदर आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनको नया इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। इसी एडजस्ट करने के चक्कर में रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है, और जब रिपल्शन इंक्रीज होता है तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो हमने जितनी एनर्जी सोची थी कि फ्लोरीन साइज में छोटा है और ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी की वैल्यू एक्चुअल में कम हो गई इस रिपल्शन की वजह से। दूसरी तरफ क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके अंदर 3 शेल है और इसका बाहर वाला शेल जो है वो साइज में क्या है, ज्यादा बड़ा है, तो 2 8 7। तीसरे शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो तीसरा शेल साइज में बढ़ गया, साइज में बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके बीच में ज्यादा जगह है, फ्लोरीन के मुकाबले ज्यादा जगह है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा इसको यहां पर अगर एकोमोडेट करना भी पड़ जाए तब भी इनके बीच में इतना स्पेस पड़ा हुआ है कि ये थोड़े से अगर शिफ्ट भी हो जाएंगे तो भी रिपल्शन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपल्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो गया, इजीली अकोमोडेट हो गया, एडजस्ट हो गया इजीली। और इसी वजह से क्लोरीन के केस में हमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू देखने को मिलती है वो है तो उतनी ही जितनी नॉर्मली देखने को मिलती है, सिर्फ इस केस में रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो कम हो गई। तो क्लोरीन पे इफेक्ट नहीं पड़ता रिपल्शन का, क्लोरीन की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी होनी चाहिए। फ्लोरीन के केस में रिपल्शन वाला फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाती है। तो ये रीजन है इसका। अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे कि भाई ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज of fluorine atom due to small atomic size of fluorine atom, the incoming electron experience repulsion from the electrons present in outermost shell. As a result, there is a slight increase in energy of the atom due to addition of this extra electron, which makes delta Heg less negative। तो ये रहेगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। फ्लोरीन की साइज छोटी थी और इसी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है इसको रिपल्शन फेस करना पड़ता है जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनसे,
और इसी रिपल्शन की वजह से एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, और इस वजह से डेल्टा एच ई जी जो है वो कम नेगेटिव हो गया एज कंपेयर टू क्लोरीन। ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन वाई ऑक्सीजन का एटम जो है इसमें जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये O नेगेटिव बनाता है और इसका डेल्टा एच ई जी नेगेटिव होता है, मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड। डेल्टा एच ई जी नेगेटिव है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करें इसके अंदर O माइनस के अंदर तो ये O2 नेगेटिव बनाएगा और इसकी डेल्टा एच ई जी जो है वो पॉजिटिव होती है, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? अब देखो, जब पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो इस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एटम पे नेगेटिव चार्ज है और तुम एक और नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल इसके साथ ऐड करना चाहते हो, तो ये दोनों नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर जो आयन बन चुका है, O माइनस आयन बन चुका है, इसमें ऐड नहीं हो पाएगा ड्यू टू सिमिलर चार्ज एंड दिस रिपल्शन। तो अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं O माइनस के अंदर तो हमें एनर्जी हमेशा सप्लाई करनी पड़ती है। सिर्फ ऑक्सीजन में ही नहीं, हर एक एटम में। आप जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, आयन, एनायन बन जाता है। और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ जाए किसी एटम में तो सेम चार्जेस जो है उनमें रिपल्शन होता है। इस वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन कभी भी हम ऐड करते हैं तो हमेशा हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो अब आप लिख लीजिए इस चीज का आंसर कि आफ्टर एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन formation of anion take place. Full stop. When we add second electron to this anion, then due to similar charges they repel each other, hence energy is required to overcome this repulsion and add this second electron. Hence delta HEG2 is positive. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो आप नोट कर लो इस पॉइंट को। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनी एटम इज फाउंड टू बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आयन की फॉर्मेशन हो जाती है पहला ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, और दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो हमेशा हम एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और दोनों पे सेम चार्ज आ जाता है नेगेटिव, इस वजह से रिपल्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में फिर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो नोट कर लो इस पॉइंट को। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन to any atom, energy is absorbed, या फिर कह लो डेल्टा एच ई जी इज पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलिए अब एक और क्वेश्चन जो है वो हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है वाई delta HEG of nitrogen is positive।
तो ये आंसर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और कन्फिग्रेशन होता है ये। इसके अंदर हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन जो है वो प्रेजेंट है। हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबल। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसकी स्टेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा। स्टेबल से इसको अनस्टेबल बनाओगे। तो अनस्टेबल की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबल की एनर्जी कम होती है। इस वजह से यहां पर डेल्टा HEG जो आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव। एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड। तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से पूछे जाते हैं।